हेलो स्टूडेंट्स। सो ब्रेक के पहले हमने देखा था ट्रांजिटिव, इंट्रांजिटिव वर्ब, ये सब हमने कर लिया था। तो अब हम आते हैं फ्रेजेस पे वापस। फ्रेजेस तो अभी हमने जब चैप्टर स्टार्ट किया तो इतना डिटेल में पढ़ा है फ्रेजेस में। एग्जैक्टली फ्रेजेस जो आपने पढ़ा है वही फ्रेजेस है। अब फ्रेजेस भी कुछ टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से फ्रेजेस होते हैं वो हम देखेंगे। दैट्स वेरी इजी। इसके बहुत ज़्यादा डिटेल में हम लोग नहीं जाएंगे, जो है उसको बस उतना ही समझेंगे। चलो देखते हैं फ्रेजेस क्या है। Phrases are group of related words. ये तो हमें पता ही है. That make some sense but not complete sense. I'll not explain this because you know it very well. They may not have a subject or a predicate or both. Subject भी हो सकता है, predicate भी हो सकता है दोनों नहीं हो. And that act as a single part of speech. There are several types of phrases. The first type of phrase क्या है? Prepositional phrase. So as the name suggests, you can see इस phrase में preposition है, right? A prepositional phrase is a group of words that begin with a preposition. So you can see it begins with a preposition and are followed generally by a noun or pronoun or anything that acts as a noun. For example, a gerund. Gerund क्या होता है अभी हमने पढ़ा था. तो या तो वो preposition से start होके उसके बाद एक noun या pronoun आएगा, या फिर noun के जैसा कोई भी और word जैसे कि gerund वो भी आ सकता है. इसका एग्जाम्पल देख लो, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा. She gave the book to him. इसमें phrase कहाँ है? इसमें phrase है to him. अब to him जो phrase है उसमें you will see कि the first word is to. This is a preposition. We've all studied prepositions before. Prepositions क्या होता है वो मैंने लास्ट क्लास भी आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दिया था. ऊपर, नीचे, आगे, पीछे, इस टाइप की जो भी वर्ड्स होते हैं, जैसे कि इन, ऑन, एट, अंडर, अबव, इस टाइप के जो वर्ड्स होते हैं जो हमें बताते हैं कि नाउन किधर है, उधर, इधर, ये सब जो वर्ड्स होते हैं वो prepositions होते हैं. तो टू भी वन ऑफ द preposition है. अब आप देख रहे हो टू के बाद क्या फॉलो हो रहा है? इट्स अ नाउन और इट्स अ प्रोनाउन, राइट? नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं. माई कार इज स्टक इन द पॉट होल. तो इसमें जो फ्रेज है दैट इज इन द पॉट होल. अब इन द पॉट होल आप देखो स्टार्ट कहां से हो रहा है? इन से. एंड उसको फॉलो क्या कर रहा है? इन द पॉट होल. सो पॉट होल इज एक्टिंग एज द नाउन हियर. सो दिस इज ऑल्सो अ prepositional phrase. नेक्स्ट एक और एग्जाम्पल देखते हैं. माई मदर प्रिपेयर्स फूड फॉर द इंटायर फैमिली. सो हियर for is the preposition and for the entire family. ये for किसके लिए हो रहा है? अब आप एक बात ये भी समझो कि जब भी हम लोग इस टाइप के सेंटेंसेस देखेंगे, my mother prepares food for the entire family, तो ये जो preposition है this will act as the bridge between ये वाला पार्ट and ये वाला पार्ट. ये हमें बताएगा कि फूड किसके लिए बनाया जा रहा है. So my mother prepares food for whom? For the entire family. ठीक है, यही चीज आप देखोगे इसके बाद लिखी हुई है. Prepositional phrase are almost used as adjectives or adverbs. ये एक्चुअली क्या होता है ना कि ये वाला जो पार्ट है, कौन सा वाला पार्ट? ये वाला जो पार्ट है फॉर द इंटायर फैमिली, ये एक्चुअली एडजेक्टिव या एडवर्ब की तरह यूज होता है. एडजेक्टिव कैसे? ये हमें बताता है कि फूड किसके लिए प्रिपेयर किया गया. तो प्रीपोजिशनल फ्रेज काइंड ऑफ एडजेक्टिव्स या एडवर्ब की तरह भी यूज किया जा सकता है. इफ द फ्रेज इज बीइंग यूज्ड एज एन एडजेक्टिव, इट कम्स आफ्टर द नाउन और प्रोनाउन. इट इज डिस्क्राइबिंग. जैसे कि फूड, इस पूरे सेंटेंस में फूड इज द नाउन. माई मदर प्रिपेयर्स फूड. अब फूड किसके लिए प्रिपेयर किया गया? फॉर द इंटायर फैमिली. सो दिस इज गिविंग अस इंफॉर्मेशन. सो दिस prepositional phrase is actually the using this prepositional phrase is actually acting as the adjective here. एक और example देख लो. The beautiful fountain is part of the shopping complex. The beautiful fountain is part
of the shopping complex. So of the shopping complex is the phrase here. Of is what? The preposition, right? Shopping complex is a noun, we know that very well, and is the object of preposition. Object of preposition हमने पहले पढ़ रखा है. Of का object क्या है? Shopping complex, right? So here you can see that in a prepositional phrase the object case of a pronoun is used. हमेशा pronoun का object case use होगा. Pronoun के बारे में और डिटेल में हम लोग pronoun का चैप्टर पढ़ेंगे, इंग्लिश का भी और डिस्कस करेंगे, तो उसमें हम पढ़ेंगे. और बाकी आप लोगों ने भी, जिन्होंने भी pronoun पढ़ रखा है, you know what is pronoun. जैसे कि me, her, him, us, them, whom, ये सब use होता है. So this is easy. आप देख सकते हो. She gave the book to him है. ठीक है. माई कार इज स्टक इन द पॉट होल. चलो इसमें तो कोई प्रोनाउन नहीं है, इसमें डायरेक्ट नाउन है. बट हिम, तो गेव द बुक टू हिम. सो ये जो हिम है प्रोपोजिशनल फ्रेज में प्रोनाउन का यही केस यूज होता है. ठीक है. एक और लाइन पढ़ लेते हैं. यू इज द सेम इन सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव केस. डू नॉट स्ट्रेस ओवर दिस. नेक्स्ट वी कम टू नाउन फ्रेज. नाउन फ्रेज एज द नेम सजेस्ट, नाउन यूज होगा फ्रेज में. देख लेते हैं. A phrase that does the function of a noun is a noun phrase. Okay. Noun phrase are composed of a noun or pronoun and its modifiers. There are subjects. They are used as subjects, objects and complements. चलो एकदम सिंपल इसका एग्जाम्पल्स देखेंगे तो समझ में आ जाएगा कि ये क्या है. The strange creaking sounds scared the inmates of the house. So इसमें we can see the strange creaking sounds scared the inmates of the house. इसमें किसके बारे में बात हो रहा है? The strange creaking sounds के बारे में बात हो रहा है. तो we can say this is the subject of the sentence. फिर से पढ़ो. The strange creaking sounds scared the inmates of the house. तो इस पूरे सेंटेंस में बात किसके बारे में हो रही है? बात हो रही है the strange creaking sounds के बारे में. तो this is the subject here. Okay. ये जो भी चीज है, ये जो भी चीज है, जो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये जो चीज है, इसने स्केयर कर दिया पूरे घर के लोगों को. तो ये एक तरीके से हमारा नाउन है कि नहीं? बिल्कुल नाउन है. स्ट्रेंज और क्रीकिंग ये दोनों एडजेक्टिव्स है, बट आई एम टॉकिंग अबाउट दिस फ्रेज. यहाँ पे बताया जा रहा है कि वो जो स्ट्रेंज क्रीकिंग आवाजें हैं उन्होंने सबको डरा दिया. तो वो जो आवाजें हैं, ये जो पूरा का पूरा फ्रेज है, दिस इज एक्टिंग एज द नाउन एंड दिस नाउन इज एक्चुअली द सब्जेक्ट हियर. सब्जेक्ट कैसे, वो मैंने अभी आपको बता ही दिया. सो यू कैन से दैट दिस इज अ नाउन फ्रेज. लेट्स रीड द सेंटेंस अगेन. द स्ट्रेंज क्रीकिंग साउंड्स स्कैर्ड द inmates of the house. So the strange creaking sounds is the noun phrase here. Let's see one more example. Sarita eats a lot of food at lunch. चलो, Sarita, यहाँ पर ये Sarita is the subject. Sarita क्या खाती है? Eats a lot of food at lunch. Sarita क्या खाती है? Sarita बहुत सारा खाना खाती है. कब? लंच पे. तो ये वाला जो हमारा पार्ट है, a lot of food at lunch, ये हमारा नाउन फ्रेज है. बट यहाँ पर आप देख रहे हो सरिता सब्जेक्ट थी, बट जरूरी नहीं है कि जो सब्जेक्ट है वही नाउन फ्रेज हो. तो व्हाट यू कैन सी इज नाउन फ्रेज हियर इज द ऑब्जेक्ट. बिकॉज ऑब्जेक्ट कैसे पता चल रहा है? सरिता ईट्स व्हाट? सरिता ईट्स अ लॉट ऑफ फूड एट लंच. तो अ लॉट ऑफ फूड एट लंच हियर इज द नाउन फ्रेज. नेक्स्ट, the beach is a great place for picnic. The beach is the subject here. Is a great place for picnic. The beach is what? The beach is a great place for picnic. अब यहाँ पर ये जो है, ये ना ही subject है ना ही object है. It is acting as the complement. Now what is a complement? Complement का मतलब जो sentence को complete करता है या sentence को complete करने में मदद करता है. Those group of words which complete a sentence or help in completing a sentence. So the beach is a great place for picnic. So just beach के बारे में कोई information दिया हुआ है. So this is a noun phrase, but it is not a subject, not even the object. It is a
complement. Fine. So basically we can conclude that a phrase that does the function of a noun, जो एक noun का काम करता है वो एक noun phrase होता है. जो भी phrase एक noun का काम करता है. चलो verb phrase में आ जाते हैं. A verb phrase consists of a main verb and one more helping verb linked together. One or more helping verbs linked together. They serve as a predicate of a sentence or clause. The verb phrase defines the different times of the action. As the name suggests, verb phrase है तो जरूर verb के बारे में कुछ ना कुछ होगा ही. तो verb phrase में क्या होता है, एक main verb होता ही है, वन और मोर हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं. हेल्पिंग वर्ब्स मतलब हमने वर्ब्स के बारे में अभी ऊपर पढ़ा था. हेल्पिंग वर्ब्स मतलब जो वर्ब के साथ में यूज किए जाते हैं, जैसे कि इज, एम, आर या फिर आईएनजी वाले वर्ब्स. ठीक है, तो जो भी वर्ब्स वन और मोर हेल्पिंग वर्ब्स भी होंगे. अब चलो एग्जाम्पल देख लेते हैं. श्याम हैज ईटन अ चॉकलेट. तो हैज ईटन इज द वे वर्ब phrase. Now you can also say कि has eaten can also be just a verb. Yes. अब अगर मैं आपसे ये पूछूं कि श्याम has eaten a chocolate में ये जो phrase है ये कौन सा phrase है, तब आप मुझे बताओगे कि ये verb phrase है. Now you're getting, ये है तो verb. अगर मैं आपसे पूछूं ये किस टाइप का phrase है तो you will say कि it's a verb phrase. एक और एग्जाम्पल देख लो. श्याम has already eaten a chocolate. तो श्याम has already eaten जो है that is a verb phrase. श्याम must have been eating a chocolate. यहां पर आप देख रहे हो 1, 2, 3, 4, ये तो हमारा वर्ब है ही. ईटिंग इज अ वर्ब. और ये जो 3 और वर्ड्स है ये सब हेल्पिंग वर्ब्स है. तो इतने सारे हेल्पिंग वर्ब्स हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं. आप लोगों ने टेंसेस पढ़ा है. टेंसेस में पास्ट, प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट. तो ये सारे जितने भी टेंसेस है ये मिला के हेल्पिंग वर्ब्स जो है इतना बड़ा भी बन सकता है, इतने ज्यादा भी हो सकते हैं. श्याम मस्ट हैव बीन ईटिंग अ चॉकलेट. श्याम अभी चॉकलेट खा रहा होगा जरूर. ठीक है, तो ये जितने भी फ्रेजेस है जैसे कि मस्ट हैव बीन ईटिंग, हैज ऑलरेडी ईटन, वॉज ईटिंग, हैज ईटन, इस टाइप के जितने भी फ्रेजेस आएंगे वो सब वर्ब फ्रेजेस हैं. So I think you all have understood. कभी भी आपसे ये नहीं पूछा जाएगा कि कुछ भी इस सेंटेंस दे दिया जाए और उसमें आपको बोला जाए कि फ्रेज भी ढूंढो और ये भी बताओ कि वो कौन सा फ्रेज है. इट विल नेवर हैपन लाइक दैट. अगर आपके पास एक्सरसाइजेस भी आते हैं तो आपको एक सेंटेंस दिया जाएगा, जैसे कि सपोज आपको ये सेंटेंस दे दिया गया एग्जाम में, श्याम मस्ट हैव बीन ईटिंग अ चॉकलेट. बताओ कि मस्ट हैव बीन ईटिंग इज व्हाट फ्रेज. तो यू विल से इट्स अ वर्ब फ्रेज. अब इन्होंने ये जो दिया है ये भी पढ़ लेते हैं. द पैटर्न फॉर अ वर्ब फ्रेज कैन बी एज लॉन्ग एज दिस. वो आपको बता रहे हैं कि कितना बड़ा बन सकता है, जैसे कि मैंने आपको बताया. पहले एक ऑक्सिलरी या मॉडल वर्ब आ जाएगा जैसे कि मस्ट, फिर एक ऑक्सिलरी वर्ब आ जाएगा हैव, फिर एक ऑक्सिलरी वर्ब आ जाएगा जैसे कि बीन, और फिर एक मेन वर्ब. इससे बड़ा वर्ब फ्रेज नहीं बनेगा. ठीक है, इससे बड़ा कभी भी, इससे ज्यादा हेल्पिंग वर्ब्स और ऐड नहीं होंगे एक बार में. अगर एक साथ में 4 से ज्यादा आपको नहीं मिलेगा. ठीक है, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है अभी तो मैंने आपको एकदम सिंपली समझाया कि कॉम्प्लीमेंट क्या होता है. इसको एक बार जस्ट गो थ्रू करेंगे. अ वर्ड और अ वर्ड ग्रुप दैट कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ अ सब्जेक्ट, एन ऑब्जेक्ट और अ वर्ब इज कॉल्ड अ कॉम्प्लीमेंट. मतलब सब्जेक्ट के बारे में कोई कुछ बता रहा है, ऑब्जेक्ट के बारे में कोई कुछ बता रहा है, या वर्ब के बारे में कोई कुछ बता रहा है, या सेंटेंस कंप्लीट कर रहा है, उसको बोलते हैं कॉम्प्लीमेंट. डू नॉट मिस्टेक इट विथ, डू नॉट mix it up with compliment. This is a compliment and this is a compliment. दोनों का pronunciation is almost the same, but spelling में भी फर्क है and मतलब में भी फर्क है. ये वाला जो compliment है इसका मतलब होता है किसी की तारीफ करना. हम बोलते हैं ना, thanks for the compliment you've given me, you're looking fabulous today, thanks for the compliment. और ये जो कॉम्प्लीमेंट है जिसके बारे में अभी हम अपने ग्रामर में बात कर रहे हैं, उसका मतलब है कि अ वर्ड और अ वर्ड ग्रुप दैट कंप्लीट्स द मीनिंग ऑफ अ सब्जेक्ट और द ऑब्जेक्ट और द वर्ब इन अ सेंटेंस. चलो ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मतलब जो सब्जेक्ट के बारे में बता रहे हैं,
ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट मतलब जो ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है, वर्ब कॉम्प्लीमेंट मतलब जो वर्ब के बारे में बता रहा है, ठीक है। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट फॉलोज अ वर्ब, मॉडिफाइज और रेफर्स टू द सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट के बारे में बता रहा है या सब्जेक्ट को फॉलो कर रहा है। इट मे बी अ नाउन और एन एडजेक्टिव। कमला इज प्रिटी, कमला इज प्रिटी में सब्जेक्ट क्या है? वेरी इजी, कमला सब्जेक्ट है। कमला के बारे में क्या बताया जा रहा है? कमला इज प्रिटी। तो प्रिटी जो है वो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी है, प्लस एज अ पार्ट ऑफ स्पीच आप बोलोगे कि प्रिटी कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है? प्रिटी इज एन एडजेक्टिव। जो भी वर्ड किसी नाउन के बारे में बता रहा होता है वो एडजेक्टिव होता है। तो यहाँ पर जो सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है वो एडजेक्टिव है। तो हमने इसके डेफिनेशन में भी पढ़ा था कि वो एक नाउन भी हो सकता है कि एडजेक्टिव भी हो सकता है। तो प्रिटी इज एन एडजेक्टिव। तो एडजेक्टिव प्रिटी इज द सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, इट डिस्क्राइब्स द सब्जेक्ट कमला। नेक्स्ट, मिस मोनिका शर्मा इज एन इंग्लिश टीचर। यहाँ पर सब्जेक्ट कौन है? मिस मोनिका शर्मा इज एन इंग्लिश टीचर। मिस मोनिका शर्मा के बारे में क्या बताया जा रहा है? कि शी इज एन इंग्लिश टीचर। तो इंग्लिश टीचर जो है वो यहाँ पर नाउन फ्रेज है। यू कैन नॉट से दैट इट इज अ नाउन। नाउन एक वर्ड होता है यहाँ पर, बट इंग्लिश टीचर जो है वो एक नाउन फ्रेज है। इट इज एक्टिंग एज द नाउन। अभी हमने पढ़ा कि नाउन फ्रेज का क्या काम होता है या नाउन फ्रेज क्या होता है। जो फ्रेज एक नाउन का काम करता है वो नाउन फ्रेज होता है। सो हियर द नाउन फ्रेज इंग्लिश टीचर इज ऑल्सो अ सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एज इट डिस्क्राइब्स मिस मोनिका शर्मा, कि मिस मोनिका शर्मा क्या है, ठीक है। नेक्स्ट वी मूव टू ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट फॉलोज एंड मॉडिफाइज और रेफर्स टू अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमने दोनों पढ़ा है। यहाँ पर ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में। आई कंसिडर इंडियन टेलीविजन नेगेटिव, ठीक है। आई कंसिडर इंडियन टेलीविजन नेगेटिव में मुझे ये बताइए कि सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट है आई, क्योंकि आई कंसिडर इंडियन टेलीविजन नेगेटिव, ठीक है। मैं किसे नेगेटिव मानती हूं? इंडियन टेलीविजन को। तो इंडियन टेलीविजन मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में क्या मेरा कंसिडरेशन है? दैट इट इज नेगेटिव। तो ये नेगेटिव किसके बारे में बोला जा रहा है? इंडियन टेलीविजन के बारे में, जो कि हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो जो भी हमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, द जजेस इलेक्टेड हर मिस यूनिवर्स 2016। तो द जजेस में ये हमारा सब्जेक्ट है। इलेक्टेड whom? इलेक्टेड हर। सो दिस इज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या इलेक्ट किया उन्होंने उसे? मिस यूनिवर्स 2016। तो मिस यूनिवर्स 2016 हो गया हमारा ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये हर के बारे में बता रहा है। वर्ब कॉम्प्लीमेंट देख लेते हैं। This is a direct or indirect object of a verb. It may be a noun, pronoun or word group acting as a noun. ठीक है। ये ऑब्जेक्ट, ये जो वर्ब कॉम्प्लीमेंट है, ये वर्ब का डायरेक्ट या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है, ठीक है। वर्ब का मतलब जैसे कि हमने अगर कुछ किया तो वो किसी के साथ किया, किसी को दिया, ठीक है। तो वो किसको दिया वो हो गया वर्ब कॉम्प्लीमेंट। सपोज एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। सुषमा गेव शैली माई चॉकलेट। सुषमा ने शैली को मेरा चॉकलेट दे दिया। तो सुषमा ने क्या दिया? सबसे पहले तो माई चॉकलेट दिया। तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है। किसको दिया? शैली को दिया। ये मेरा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। अब आप देख रहे हो वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहां पर है ये हमारा वर्ब कॉम्प्लीमेंट हो गया। शैली इज द इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। माई चॉकलेट इज द डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब गेव। बोथ आर कंसिडर्ड वर्ब कॉम्प्लीमेंट्स। इसका मतलब गेव के बाद का जो भी गेव के बाद का जो भी वर्ड्स या वर्ड ग्रुप है वो हो गया हमारा वर्ब कॉम्प्लीमेंट। जो वर्ब के बाद आ रहा है, जो वर्ब के बारे में बता रहा है। सुषमा गेव, सुषमा ने क्या दिया, किसको दिया, जो भी दिया, क्या दिया, किसको दिया, दोनों ही वर्ब कॉम्प्लीमेंट है। तो वर्ब के बाद जो भी आ रहा है वो हो जाएगा हमारा वर्ब कॉम्प्लीमेंट, ठीक है ना। इसको लेके बहुत ज्यादा डिटेलिंग मत करो, बिकॉज जस्ट ये सब चीज थोड़ा बहुत समझ में आने से आपका काम हो जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट वी कम टू टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। ये जब हम लोग सबसे छोटे थे हमें सबसे पहले स्कूल में सिखाया जाता था टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। अगर आपको याद नहीं है तो भी हम लोग एक रिविजन कर लेंगे अभी। इट्स वेरी वेरी इजी। सेंटेंस 4 टाइप के होते हैं बेस्ड अकॉर्डिंग टू फंक्शन। ठीक है, सेंटेंस को क्लासिफाई करने के बहुत बहुत सारे तरीके हैं। इंग्लिश में तो सेंटेंसेस की कोई कमी नहीं है, आप बैठो लिखने के लिए तो कोई अंत नहीं है सेंटेंसेस लिखने का। बट सेंटेंसेस को अगर मुझे क्लासिफाई करना हो, ये इस टाइप का सेंटेंस है, ये इस टाइप का सेंटेंस है, उसको क्लासिफाई भी बहुत तरीकों से किया जा सकता है। अब क्लासिफाई करते हैं अगर हम लोग अकॉर्डिंग टू फंक्शन, कि वो क्या काम कर रहा है, उस सेंटेंस को बोलने का क्या मोटिव है। ठीक है, तो उस हिसाब से 4 टाइप के सेंटेंसेस बनते हैं। एक होता है हमारा डेक्लेरेटिव सेंटेंस, एक होता है इंपरेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी। डेक्लेरेटिव सेंटेंस एज द नेम सजेस्ट डिक्लेयर करना। अगर हम कोई भी चीज एज अ स्टेटमेंट बोल रहे हैं या डिक्लेयर कर रहे हैं, एकदम नॉर्मल बात कर रहे हैं, एकदम नॉर्मल बातें करने को बोलते हैं हम लोग डिक्लेरेटिव सेंटेंस। जैसे कि माई डॉटर स्टडीज इन क्लास 4। ठीक है, चलो ये एक सिंपल सा सेंटेंस है। चलो, ये इस सेंटेंस में ना मैं किसी को कुछ पूछ रही हूँ ना मैं किसी को कोई ऑर्डर दे रही हूँ, जस्ट मैंने एक कुछ डिक्लेयर किया, कोई स्टेटमेंट दिया या मैंने कुछ डिक्लेयर किया। मैंने बताया आपको कि मेरी डॉटर 4 में पढ़ती, क्लास 4 में पढ़ती है। तो ये हो गया मेरा एक डिक्लेरेटिव सेंटेंस। अब इंपरेटिव सेंटेंस क्या होता है? इंपरेटिव सेंटेंस होता है जिस सेंटेंस में कोई ऑर्डर दिया जाए, कोई कमांड किया जाए, कोई रिक्वेस्ट की जाए। ठीक है, अब आप देख रहे हो मैंने क्या बताया, अकॉर्डिंग टू फंक्शन। अकॉर्डिंग टू फंक्शन मतलब उसका क्या बोलने का मोटिव है। तो इस बात को बोलने का मोटिव क्या था? माई डॉटर स्टडीज इन क्लास 4 बताने का मोटिव था। दूसरा इंपरेटिव में मेरा आपके उससे रिक्वेस्ट करने का मोटिव होगा या मेरे को आपको ऑर्डर करने का मोटिव होगा। प्लीज गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर। इसमें मेरा मोटिव क्या है? मैं आपको रिक्वेस्ट कर रही हूं कि मेरे लिए एक ग्लास पानी ला दीजिए। रिक्वेस्ट कर रही हूं, ये कैसे समझ में आ रहा है? ये समझ में आ रहा है इस वर्ड से प्लीज। अगर मैं किसी को रिक्वेस्ट ना करके जस्ट एक ऑर्डर दूं, गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, अगर उसमें से मैं प्लीज को हटा दूं एंड मैं बोलूं कि गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर, तो यहां पर आई एम कमांडिंग समवन, आई एम सेइंग क्लोज द डोर, क्लोज द डोर। यहाँ पे रिक्वेस्ट दिख रहा है? नहीं, जस्ट एक कमांड दिख रहा है, एक ऑर्डर दिख रहा है, क्लोज द डोर। सो दिस इज द इंपरेटिव सेंटेंस। ओके, नेक्स्ट एज द नेम सजेस्ट, इंटरोगेटिव सेंटेंस। इंटरोगेटिव मतलब किसी से कुछ भी पूछना। अभी तक हमने जो भी 2-3 टाइप के सेंटेंसेस किए वो सब कुछ भी क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा था। तो ये तो बहुत इजी है, कोई भी सेंटेंस में आपको दूँ और पूछूं कि आप बताओ कि इंटरोगेटिव है कि नहीं, कैसे पहचानोगे? लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा ही उसमें। अगर कोई भी क्वेश्चन पूछा जा रहा है या आपका मोटिव है कि मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ सामने वाले को और लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो, तो वो उसका सबसे बड़ा निशानी है कि वो एक इंटरोगेटिव सेंटेंस है। वेयर आर यू गोइंग? क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव सेंटेंस, बिकॉज यहां पर मेरा मोटिव है क्वेश्चन पूछना। हु टीचर्स यू पीसीआर? दिस इज द क्वेश्चन। अब इसका अगर आप आंसर देते हो, दीक्षा मैम टीचर्स अस इंग्लिश, ओके, लिख लेते हैं ये भी हम। अब मुझे बताओ कि ये कौन सा टाइप का सेंटेंस है? इंटरोगेटिव सेंटेंस, बिकॉज लास्ट में क्वेश्चन मार्क आ रहा है। ये कौन सा टाइप का सेंटेंस है? जल्दी गेस करो। ये है डेक्लेरेटिव सेंटेंस। यहां पर आप डिक्लेयर कर रहे हो, आप आंसर दे रहे हो कि दीक्षा मैम टीचर्स अस इंग्लिश। कोई रिक्वेस्ट है? कुछ रिक्वेस्ट नहीं है। कोई कमांड, कोई ऑर्डर, कोई क्वेश्चन, कुछ नहीं, जस्ट एक स्टेटमेंट आपने बोला, एक क्वेश्चन का आपने आंसर दिया। फाइन, तो ये भी हमारा क्लियर हो गया।
लास्ट वाला देख लेते हैं, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मतलब जब भी कोई सेंटेंस में बहुत ही ज्यादा खुशी, बहुत ही ज्यादा गम, कभी खुशी कभी गम, यस, बहुत ज्यादा खुशी, बहुत ज्यादा गम, कुछ भी इस टाइप का, बहुत ज्यादा भावनाएं अगर शो की जा रही है, बहुत ज्यादा एक्सप्रेशन है उस सेंटेंस में, तो उसको बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। इसकी क्या निशानी होती है? इसकी निशानी होती है कि इस सेंटेंस में आता है एक्सक्लेमेशन मार्क, इंटरोगेटिव में आता है क्वेश्चन मार्क, एक्सक्लेमेटरी में आता है एक्सक्लेमेशन मार्क। डेक्लेरेटिव सेंटेंसेस में फुल स्टॉप, इंपरेटिव सेंटेंसेस में भी फुल स्टॉप लगता है। ठीक है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का कोई एग्जांपल दीजिए आप। अलास वी लॉस्ट द मैच। यहां पर लास्ट में फुल स्टॉप है, बट आप देख लो हो कि यहां पर एक एक्सक्लेमेटरी मार्क हमने लगा दिया। तो एक्सक्लेमेटरी मार्क जरूरी नहीं है कि सेंटेंस के एकदम लास्ट में आए, सेंटेंस के बीच में भी आ सकता है। ठीक है, तो अलास वी लॉस्ट द मैच। एक और सेंटेंस लो, हुरे वी वन द मैच। यस, हुरे के बाद भी एक्सक्लेमेशन मार्क आता है। वाओ, वाओ व्हाट अ पेंटिंग शी हैज मेड, राइट। वाओ, इसमें एक बहुत ज्यादा एक्सप्रेशन दिया मैंने अपने सेंटेंस में, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा भावनाएं हैं, बहुत ज्यादा फीलिंग्स के साथ मैंने ये बोला है। तो ये जो वाओ है, इसके बाद जो एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है, दिस शोज दैट दिस इज एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अब जितना भी मैंने आपको बताया, एग्जैक्टली वही चीज डिक्लेरेटिव, इंपरेटिव, इंटरोगेटिव एंड एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में लिखी हुई है। एक्सक्लेमेटरी का हम लोग कुछ और एग्जांपल्स देख लेते हैं। व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट, वंडर दिखा रहा है, वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल पीस ऑफ आर्ट। हुरे वी वन द मैच, जॉय दिखा रहा है। अलास द पेट डाइट, सॉरो दिख रहा है। ओ माय गॉड व्हेन डिड यू कम, सरप्राइज। ओ माय गॉड, वाओ यू हियर, सरप्राइज। व्हाट अ शेम, यू हैवंट डन योर होमवर्क, व्हाट अ शेम। So this is regret. So these are 4 types of sentences. इसको आप अपने तरफ से रीड करोगे। हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे सेंटेंसेस क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। काफ़ी स्टूडेंट्स का ये मुझे ऐसा फीडबैक मिला है कि वो लोग बहुत घबराते हैं सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड सेंटेंसेस। स्कूल में पढ़ा था, कभी ठीक से समझ में नहीं आया, बहुत कंफ्यूजन होता है, कंपाउंड क्या होता है, कॉम्प्लेक्स क्या होता है, सिंपल अब इतना टाइप का क्या सेंटेंसेस होता है, कैसे पहचाने। आज हम लोग बहुत ईजिली उसको करेंगे और उसके बाद आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, चलो बढ़ते हैं उसकी तरफ। So let's go through this. There are 4 types of sentences based on function. यहां पर देखो गलत लिखा है, फंक्शन नहीं होगा, स्ट्रक्चर होगा। ठीक है, which sentences? Simple sentences, compound sentences, complex and complex compound. अब ये चारों क्या है, ये हम लोग इसमें से नहीं, हम लोग एकदम पहले सिंपली खुद से समझेंगे, उसके बाद हम बुक पे जाएंगे। अच्छा, सिंपल सेंटेंस क्या होता है? सिंपल सेंटेंस एकदम एक सिंपल सेंटेंस, जैसे कि आई एम अ स्टूडेंट। हर कोई सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है। ठीक है, एक सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है और एक वर्ब होता है, जैसे कि आई एम अ स्टूडेंट। नाउ टेल मी इन दिस सेंटेंस विच इज द वर्ब एंड विच इज द सब्जेक्ट। ठीक है, सब्जेक्ट क्या है यहां पर? ऑब्वियसली आई। वर्ब क्या है यहां पर? am. Fine. Let's take another example. Shreya took flowers for her friend. Shreya took flowers for a friend. ठीक है, श्रेया अपने फ्रेंड्स के लिए फ्लावर लेके गई, श्रेया अपने फ्रेंड के लिए फ्लावर्स लेके गई। दोनों में फर्क है। ठीक है, श्रेया took flowers for her friend. तो श्रेया इज द सब्जेक्ट हियर, यहां पर बात श्रेया के बारे में हो रही है। एंड वर्ब क्या है? टुक। वर्ब इज कुछ करना, कुछ होना, तो श्रेया लेके गई। नेक्स्ट एक सेंटेंस देखते हैं। वी आर हैविंग चाइनीज फॉर डिनर टुनाइट।
दैट्स सो एक्साइटिंग. वी आर हैविंग चाइनीज फॉर डिनर टुनाइट. सिंपल सेंटेंस. तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है? वी. वर्ब क्या है? ये आप बताओगे मुझे. आर हैविंग. यहाँ पे आर इज द हेल्पिंग वर्ब और द ऑक्सिलरी वर्ब. तो सिंपल सेंटेंस में एक ही सब्जेक्ट होता है और एक ही वर्ब होता है और वो अपने आप में फुल मीनिंग देता है. तो दिस इज कॉल्ड अ सिंपल सेंटेंस. अब आप ये भी बोल सकते हो, अगर आपने थोड़ा भी दिमाग लगाया होगा, आपको याद है जब हमने क्या था, इंडिपेंडेंट क्लॉज. इंडिपेंडेंट क्लॉज वो क्लॉज होता है जिसका अपने आप में ही फुल सेंस बनाता है. इट मेक्स कंप्लीट सेंस ऑन इट्स ओन. So we can also say that a simple sentence can also be called as an independent clause. ठीक है. ऐसा नहीं है कि दोनों एग्जैक्टली सेम है, बट एक सिंपल सेंटेंस एक इंडिपेंडेंट क्लॉज भी कहलाया जा सकता है. तो सिंपल सेंटेंस में इससे ज्यादा समझने का और कुछ नहीं है. सिंपल सेंटेंस में एक सब्जेक्ट होता है, एक फाइनाइट वर्ब होता है. फाइन. नेक्स्ट वी कम टू कंपाउंड सेंटेंस. What is a compound sentence? A compound sentence has two or more independent clauses. Simple sentence तो खुद ही एक independent clause था. Compound का मतलब दो independent clause होगा. जैसे कि चलो देख लेते हैं कैसे. I am a teacher. Fine. My husband is a businessman. यहां पर what you can see, दो sentences है. You can say दो simple sentences मैंने लिखे हैं. अब इन दो simple sentences को if I mix and write, इन दोनों को एक साथ एक sentence बना के लिखना हो तो लिख के दिखाओ मुझे. I am a teacher and my husband is a businessman. हो गया. ये जो दो सेंटेंसेस अभी तक लग रहे थे क्योंकि इनमें दो फुल स्टॉप्स है, अब ये एक सेंटेंस बन गया. किसकी मदद से? एंड की मदद से ये एक सेंटेंस बन गया. तो नाउ यू कैन से कि ये जो सेंटेंस है ना, आई एम अ टीचर एंड माई हस्बैंड इज अ बिजनेसमैन, ये एक कंपाउंड सेंटेंस है. व्हाई? बिकॉज इसमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज हैं. कौन से दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेज है? आई एम अ टीचर एंड माई हस्बैंड इज अ बिजनेसमैन. और ये दोनों सेंटेंस को कौन जोड़ रहा है? एंड जोड़ रहा है, जो कि यहां पर हो गया कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन. क्यों कोऑर्डिनेटिंग और क्यों कंजंक्शन? एंड जो है वो एक कंजंक्शन है, वो यू नो एंड को बोलते हैं, जो पार्ट ऑफ स्पीच है एंड दैट इज अ कंजंक्शन. एंड बट सो ये जो भी वर्ड्स है ये सब कंजंक्शन है. कोऑर्डिनेटिंग क्यों, वो हम लोग इसके बाद देखेंगे. आई एम अ टीचर एंड माई हस्बैंड इज अ बिजनेसमैन, इनमें दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है, तो ये हो गया हमारा कंपाउंड सेंटेंस. चलो एक एग्जाम्पल से मन नहीं भरा, एक और एग्जाम्पल लेते हैं. शी ट्राइड टू लिफ्ट द सूटकेस full stop. It was too heavy. Fine. एकदम प्रॉपर दो सेंटेंसेस मैंने लिखे हैं. शी ट्राइड टू लिफ्ट द सूटकेस, इट वाज टू हैवी. दो सिंपल सेंटेंसेस, दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस मैंने लिखे हैं यहाँ. अब इन दोनों को मुझे जोड़ के दिखाओ. चलो ठीक है, जोड़ लेते हैं. शी ट्राइड टू लिफ्ट द सूटकेस. क्या वर्ड लगेगा यहां पर? बट इट वॉज टू हैवी. सो यहां पर यू आर सीइंग एक इंडिपेंडेंट क्लॉज ये रहा, दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज ये रहा, और ये रहा हमारा कंजंक्शन. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन इसको बोला जाता है. एक और एग्जाम्पल करते हैं हम लोग.
he did not have much cash. He paid by debit card. ठीक है, अब आप ये बताओ इसको कैसे जोड़ेंगे, या अब आप जोड़ के दिखाओगे मुझे? डू इट, डू इट. He did not have much cash, so he paid by debit card. तो so के बाद ये h जो है ये स्मॉल h हो जाएगा एंड ये हमारा हो जाएगा कंपाउंड सेंटेंस. अब मैं 2 सेंटेंस आगे आपको लिख के दे रही हूँ, ये आप लोग खुद से जोड़ के मुझे दोगे. चलो एक और लिखो सबसे पहले. We can take a bus to the park. We can just walk there. ये खुद से करके बताओ. इसके बीच में कौन सा कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगेगा? इसके बीच में लगेगा और. We can take a bus to the park or we can just walk there. So again you can see two independent clauses when added or when joined by a coordinating conjunction becomes a compound sentence. This is the difference between a simple and a compound sentence. Very simple. Next we move to, अब आप लोग ये एक नोट लिख सकते हो अपने पास. And, but, so, or. These are coordinating conjunctions. Fine. Okay, now let's come to complex sentences. Complex sentences क्या है? Complex sentence पहले मैं आपको बता दूं क्या होता है, उससे पहले हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, उसके बाद आपको मैं समझाऊंगी. चलो एक सेंटेंस लिखते हैं. When I got home from work yesterday, comma. Can you say that this is a complete sentence? It makes sense on its own. When I got home from work yesterday. अगर मैं इतना आपको बताऊं, आप क्या बोलोगे? हाँ, फिर आगे क्या? तो मुझे ऑब्वियसली कुछ बताना पड़ेगा ना, नहीं तो ये सेंटेंस कंप्लीट नहीं है. तो ये क्या है? ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं, ये एक डिपेंडेंट क्लॉज है. इंडिपेंडेंट क्लॉज का एग्जांपल हमने यहाँ देख लिया. इंडिपेंडेंट क्लॉज जिसका अपने आप में मीनिंग होता है ही डिड नॉट हैव मच कैश, ही पेड बाय क्रेडिट कार्ड. ठीक है. बट हियर when I got home from work yesterday, it needs some support. इसको कुछ group of words, इसको कोई ना कोई और dependent clause चाहिए so that ये अपना meaning बता सके. ठीक है, तो इसमें ऐड कर देते हैं. ऐसी क्या बात है, ऐड तो हम लोग कर ही सकते हैं. I slept for few hours. अब इसका complete sense बना? Yes. When I got home from work yesterday, I slept for few hours. जब मैं कल घर पहुंचा, मैंने काम के बाद मैं घर पहुंचा, मैं कुछ घंटों के लिए सो गया. अब आप बोलो हाँ, अब समझ में आप क्या बोलना चाह रहे हो. तो इस सेंटेंस में when I got home from work yesterday, this is what? This is the dependent clause. क्योंकि ये डिपेंडेंट है. किस पे डिपेंडेंट है? ये इस पे डिपेंडेंट है. So, I slept for few hours is the independent clause. क्योंकि अगर ये मैं बिना when I got home from work yesterday इसके बिना भी लिखूं I slept for few hours, ये अपने आप में complete sentence देता है, complete sense देता है. इस टाइप के जो भी सेंटेंस होते हैं जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है
और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, वो होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। वाओ, दैट वाज सो इजी। कंपाउंड सेंटेंस में दो इंडिपेंडेंट क्लॉज और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट, दैट्स इट। इसी को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सो यू कैन राइट इट डाउन। A complex sentence has one dependent and one independent clause. Okay, let's take one more example. Let me know if you need any help. इसका मैं आपको आंसर नहीं बताऊंगी। इसका डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट क्लॉज आप मुझे बताओगे। आई एम जस्ट राइटिंग डाउन फ्यू सेंटेंसेस, उसको कॉपी करिए और उसमें से डिपेंडेंट क्लॉज और इंडिपेंडेंट क्लॉज पहचान के मुझे बताइए। You can't go and play until you've finished your homework. Even though the exam was quite tough, all the students passed. I love to travel because I get to visit people from all over the world. ये 4 sentences के मुझे आप डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट क्लॉज अभी लिख के बताओ। वीडियो को पॉज करो एंड लिख के बताओ। चलो मैच कर लो अपने आंसर्स। Let me know if you need any help. So let me know. This makes complete sentence. Let me know. If you need any help does not make complete sentence. So this is the dependent clause and this is the independent clause. ठीक है? Next, let's do you can't go and play until you finished your homework. You can't go and play. Independent clause. Until you finished your homework is the dependent clause. Next. Even though the exam was quite tough, all the students passed. All the students passed. Independent clause. Even though the exam was tough, quite tough, is the dependent clause. इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉज का जो पोजीशन है या जो ऑर्डर है वो इंटरचेंज हो सकता है। ऐसा कुछ नहीं है कि डिपेंडेंट पहले आएगा या इंडिपेंडेंट पहले आएगा। नेक्स्ट, आई लव टू ट्रैवल बिकॉज आई गेट टू विजिट people from all over the world.
So I love to travel is the independent clause. Because I get to visit people from all over the world is the independent clause. अगर इसमें because नहीं होता तो ये एक because I get to visit people from all over the world is the dependent clause. हाँ, अगर इसमें because नहीं होता ना तो I get to visit people from all over the world पूरा सेंटेंस का एक कंप्लीट सेंस देता, बट इसमें बिकॉज है तो इसको तो हम लोग नजरअंदाज नहीं कर सकते, तो इसीलिए ये होगा हमारा डिपेंडेंट क्लॉज. तो अब आप समझ गए कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस क्या होता है, जिसमें एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है और एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है. तो आपको एग्जाम में इसी टाइप के क्वेश्चंस मिलेंगे कि आप सबसे पहले तो पहचानो कि कौन सा सेंटेंस कौन सा है, सिंपल है, कॉम्प्लेक्स है, कंपाउंड है, और अगर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस है तो उसका आपको इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लॉजेस बताना पड़ेगा. तो ये तो हम लोग ने अभी कर लिया, तो कर लेंगे. एग्जाम आपके जो चैप्टर है उसके नीचे में एक्सरसाइजेस है वो भी हम लोग करेंगे, वो आप करोगे उसके बाद हम उसे साथ में सॉल्व करेंगे. ठीक है, तो वी आर डन विथ सिंपल, कॉम्प्लेक्स एंड कंपाउंड सेंटेंसेस. ठीक है, एक बार बुक को देख लेते हैं, बुक में क्या लिखा है. बुक में तो देखो सेम ही लिखा है. हाँ, हमने एक चीज क्या छोड़ा, हमने छोड़ा है अभी तक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंसेस. वो भी क्यों छोड़े, वो भी हम लोग अभी करेंगे. चलो ठीक है. complex compound sentences. So again, as the name suggests, इन sentences में इसका भी फीचर रहेगा, इसका भी फीचर्स रहेगा. ये सेंटेंस थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी होगा, थोड़ा थोड़ा कंपाउंड भी होगा. ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा तब हो सकता है when such a sentence has more than one independent clause ठीक है, and one or more dependent clause. ओके, अब कुछ समझ में आया. कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस जो है इसको आप कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स दोनों बोल सकते हो, एक ही बात है. ऐसे सेंटेंस में मोर देन वन इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा. मोर देन वन इंडिपेंडेंट क्लॉज क्यों, क्योंकि कंपाउंड सेंटेंसेस में क्या होता है, दो या दो से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस अगर मिक्स किए हुए हैं, ऐड किए हुए हैं, ज्वाइन किए हुए हैं, दो या दो से ज्यादा, तो इसीलिए कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस में भी मोर देन वन इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा. एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में एक इंडिपेंडेंट एक डिपेंडेंट क्लॉज होता है, तो इसमें वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉज होगा. तो इस टाइप का कोई भी सेंटेंस होता है तो वो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस का मिक्सचर है. सो वी से कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या कंपाउंड कॉम्प्लेक्स. ठीक है मैम, इसका एक एग्जांपल दीजिए. बिल्कुल देते हैं, अभी देते हैं. एक एग्जांपल लिखो इसका. इफ इट रेन्स टुमारो, carry your umbrella, or you might catch a cold. Yes, this is a complex compound sentence. Okay, देख लेते हैं कैसे. If it rains tomorrow, या बताओ कौन सा क्लॉज है, इंडिपेंडेंट या डिपेंडेंट. ये डिपेंडेंट क्लॉज है. इफ इट रेन्स टुमारो, सो व्हाट, कैरी योर अम्ब्रेला. दिस इज एन इंडिपेंडेंट क्लॉज. और यू माइट कैच अ कोल्ड, इसमें और को हटाते हैं तो यू माइट कैच अ कोल्ड इज ऑल्सो एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, राइट. और तो एक कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, ये हमने पढ़ा था. So you can see 1, 2 independent clauses and 1 dependent clauses. So more than 1 independent clauses, यहाँ पर 2 है,
एंड वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉज, तो वन यहाँ पर है. सो दिस इज अ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड और अ कंपाउंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंस जिसमें एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉज और एक या एक से ज्यादा डिपेंडेंट क्लॉज होते हैं. एक और एग्जांपल लिखवा देती हूँ, इससे ज्यादा इसके बारे में नॉलेज रखने की कोई जरूरत नहीं है. सेकेंड सेंटेंस लिखते हैं हम लोग. I was crazy about chocolates. ये तो we all are crazy about chocolates. I was crazy about chocolates when I was younger, but now I am more careful about cavities. Okay, ये तो बहुत बड़ा सेंटेंस हो गया, but ठीक है. I was crazy about chocolates when I was younger, but now I am more careful about cavities. इसलिए मैं ज्यादा नहीं खाती हूँ. ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या क्लॉजेज है, क्या क्या डिपेंडेंट, क्या इंडिपेंडेंट. खुद से करके ट्राई करो. I was crazy about chocolates when I was younger, but now I am more careful about cavities. तो इसमें आप देखो, I was crazy about chocolates when I was younger, but now I am more careful about cavities. यहाँ पर but जो है वो coordinating conjunction है, तो एक हमारे पास आया now I am more careful about cavities, independent clause. When I was younger, dependent clause. I was crazy about chocolates, independent clause. So again, two independent clauses and one dependent clauses. So this is an example of complex compound or compound complex sentences. So now we are done with the classification of sentences according to structure. तो हमने तो ये समझ लिया कि सब क्या होता है. देख लेते हैं हमने कुछ छोड़ा तो नहीं, कुछ छोड़ा तो नहीं हो गया ऑब्वियसली. सिंपल सेंटेंस, सब्जेक्ट प्रेडिकेट रहता है, फाइनाइट वर्ब रहता है, ये सब हमने पढ़ लिया था. कंपाउंड सेंटेंस में टू और मोर मेन या इंडिपेंडेंट क्लॉज रहता है, हमने पढ़ लिया था. इंडिपेंडेंट क्लॉज नहीं होता है, डिपेंडेंट क्लॉज नहीं होता. डिपेंडेंट क्लॉज किस में होता है? कॉम्प्लेक्स में. क्लॉजेज आर जॉइंड बाय कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, कॉमा, सेमीकोलन या फिर इवन अ कोलन. हाँ, ये रह गया. कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से ज्वाइन होता है जैसे कि एंड, बट और सो. कॉमा से भी ज्वाइन होता है, सेमीकोलन से भी ज्वाइन होता है और इवन अ कोलन से भी ज्वाइन होता है. इसका एग्जांपल्स हम लोग देख लेता है. The robber tried to escape but the police caught him. The robber tried to escape but the police caught him. Coordinating conjunction. इसका बताओ तो दो अलग अलग सेंटेंसेस क्या होगा. ये सब करेंगे तो मजा आएगा. The robber tried to escape, full stop, the police caught him. The robber tried to escape but the police caught him. तो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस है. नेक्स्ट देख लेते हैं. आई विल डिसाइड व्हाट आई हैव टू डू, सेमी कोलोन, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू इंटरफियर. अब आप देख रहे हो ये है तो दोनों अलग अलग सेंटेंसेस. आई विल डिसाइड व्हाट आई हैव टू डू, फुल स्टॉप, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू इंटरफियर. इसमें फुल स्टॉप की जगह हमने सेमी कोलोन यूज करके इसको एक सेम सेंटेंस बना दिया. अगर फुल स्टॉप है तो वो डिवाइड कर देगा, दो अलग अलग सेंटेंस कर देगा. सेमी कोलोन यूज करके भी एक सेंटेंस को, दो सेंटेंसेस को ज्वाइन किया जा सकता है. द लॉ हैज बीन पास्ड, कोलोन, कौन सा लॉ? फ्रॉम 1 जुलाई ऑल बिजनेसेस विल हैव टू कंप्लाई विद जीएसटी नॉर्म्स. लॉ पास कर दिया गया है. क्या लॉ? फ्रॉम 1 जुलाई ऑल बिजनेसेस विल हैव टू कंप्लाई विद जीएसटी नॉर्म्स. तो यहाँ पर ये जो कोलोन है वो इंडिकेट कर रहा है कि क्या लॉ पास किया गया. ठीक है, तो कोलोन से भी दो सेंटेंसेस ज्वाइन किए जाते हैं. द फायर रेज्ड ऑन फॉर डेज, consequently the whole forest was destroyed. सेमीकोलन से ना थोड़ा सा पॉज लाया जाता है सेंटेंस में. The fire raged on for days. Pause. Consequently the whole forest was destroyed. यहाँ पर एक फुल स्टॉप भी होगा, इन्होंने लगाया नहीं है. ठीक है, तो सेमीकोलन ना थोड़ा ठहराव लाने के लिए यूज किया जाता है सेंटेंस में. The fire raged on for days. Consequently the whole forest was destroyed. The night came on. The rain fell heavily and we all got wet. So these are the compound sentences. You can see
मैंने आपको क्या बताया था, एक से ज्यादा इंडिपेंडेंट क्लॉजेस, तो अभी तक हमने खाली दो दो इंडिपेंडेंट क्लॉजेस के सेंटेंसेस देखे थे। इसमें देखो, द नाइट केम ऑन 1, द रेन फेल हेवीली 2, वी ऑल गॉट वेरी वेट 3। तीन इंडिपेंडेंट क्लॉज, पहला दो को कॉमा से जोड़ा गया, बाकी सेकेंड एंड थर्ड वाले को एंड से जोड़ा गया। अब दो बार थोड़ी ना एंड लगाएंगे, द नाइट केम ऑन एंड द रेन फेल हेवीली एंड वी ऑल गॉट वेट, नो, द नाइट केम ऑन कॉमा, द रेन फेल हेवीली एंड वी ऑल गॉट वेरी वेट। ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस हमने पढ़ा था, वन मेन क्लॉज, वन और मोर डिपेंडेंट क्लॉजेस, ऑल्सो कॉल्ड सबॉर्डिनेट क्लॉज। डिपेंडेंट क्लॉज का दूसरा नाम सबॉर्डिनेट क्लॉज भी है। ठीक है। सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन परफॉर्म्स टू इंपॉर्टेंट फंक्शंस विद इन अ सेंटेंस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हमने पढ़ा कंपाउंड के केस में, कॉम्प्लेक्स के केस में जो भी कंजंक्शन होगा उसको बोलेंगे सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन। ओके, क्या क्या कंजंक्शंस यूज होते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में, जो कि टाइम दिखाए, आफ्टर, बिफोर, सिंस, व्हेन, व्हेनेवर, व्हाइल, अनटिल, एज, वंस, एज लॉन्ग एज। जो प्लेस का काम करे, वेयर, व्हेनेवर, वेयरएवर, नॉट व्हेनेवर। मैनर, as if, as though, how. Reason, because, since, so that, why, in order that, now that, as, so. Condition, if, let me know, if I can help you, if. Unless, until, in case, provided that, only if only that. Indicating concession, although, though, even though, while, whereas, rather than. So these are the subordinating conjunctions used in place of, used in the cases or used in the sentences. Which sentences? Complex sentences. Examples, इनके भी एक बार examples देख लेते हैं. The boy ran away when he saw the lion. The boy ran away, independent clause. When he saw the lion, dependent clause. देखो, one main clause, one subordinate clause. Subordinate is the dependent clause. When he saw the bear, he climbed the nearest tree because he was terrified. He climbed the nearest tree. Independent. When he saw the bear, because he was terrified, dependent. I think that you should ask him personally if it is convenient for him before you call on him. I think that you should ask him personally. Independent clause. If it is convenient for him, dependent. Before you call him, dependent. Now you can see, जो अभी हम लोग ने यहाँ पढ़ा ना इतना सारा, कि कौन कौन से सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस है। इसमें देखो, if is indicating condition, if का तो कंडीशन ही होता है ना, अगर ऐसा तो, if तो ऐसा, ठीक है। तो if it is convenient for him, अगर उसके लिए convenient है तो, before you call him, before indicates time. So, यही चीज लिखा था एकदम, मतलब बहुत बड़ा कुछ नहीं है, जो यहाँ पर मीनिंग है उसी को इन लोगों ने अलग से करके दे दिया, इतना तो आप खुद ही समझते हो। In complex sentences, subordinate clause function within the sentence as adjectives, adverbs और noun. Subordinate clause मतलब dependent clause. इसमें एक extra information ये दिया गया है, dependent clause कैसे act करता है, adjective की तरह भी act कर सकता है, adverb की तरह भी act कर सकता है, या noun की तरह भी act कर सकता है। अब किसी की तरह भी act करे, हमें क्या लेना देना है, ठीक ही बात है। अभी हमने तो सेंटेंस बोलना है, हमें सेंटेंस समझना है, हमें सेंटेंस लिखना है। ये बहुत एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, इसको खाली एक रीड कर लेना, इसको मैं बहुत ज़्यादा डिटेलिंग हमें नहीं करनी है। एडजेक्टिव क्लॉज क्या होता है? एडजेक्टिव क्लॉज होता है दैट डिपेंडेंट क्लॉज दैट फंक्शंस लाइक एन एडजेक्टिव. An adjective modifies or describes a noun. Adverb clause, dependent clause that functions like an adverb, वो verb को modify या describe करता है। एक adjective को भी कर सकता है या another adverb को भी कर सकता है। A noun clause is a dependent clause that functions like a noun. Noun is a person, place or a thing. ठीक है। Complex compound sentences भी हमने पढ़ रखा है। Complex compound sentences क्या है? A sentence with two or more independent clauses plus one or more dependent clause is called a compound complex या complex compound. इसका भी हमने examples देख लिया है, ठीक है। इसका 3 examples यहाँ भी है, वो भी देख लेते हैं। He smiled brightly and laughed delightedly when he saw the bicycle. Although I like to watch movies, I haven't been able to see any lately and there haven't been any interesting ones released recently. तो इसमें आप देख रहे हो 2 independent clause है और 1 dependent clause है। The door of the room was open
As I crossed the hall, and I saw the most beautiful arrangement of the flowers. चलो, इसको क्लियरली अंडरलाइन करते तो आपको समझ में आ जाएगा. He smiled brightly, laughed delightedly. Independent. When he saw his bicycle, dependent clause. Although I like to watch movies, dependent clause. I haven't been able to see any lately. There haven't been any interesting ones released recently. Independent clause. The door of the room was open. Independent. As I crossed the hall, dependent. And I saw the, and is the conjunction. I saw the most beautiful arrangement of the flowers. Independent. The independent clauses are highlighted with blue and the dependent clauses are highlighted with red. So we are done with the sentence classification according to structure: simple, complex, compound, complex compound, compound complex. Okay, एक example बच गया, पढ़ लो यार उसको. I usually use a wooden spoon. This is independent clause. Whenever I cook in a non-stick ware, independent nahi, dependent clause. Whenever I cook in non-stick ware, what? Dependent clause. Sometimes I prefer to use my plastic spatula. This is the independent clause. Next, we'll start with active and passive voice. ये तो कुछ डिफरेंट ही आ गया. यस, सेंटेंसेस तक का हमारा जो कहानी था वो खत्म हुआ. अब हम लोग आएंगे वॉइस पे. वॉइस और सेंटेंस अलग होता है क्या? यस, बिल्कुल होता है. सेंटेंस तो हो गया कि जो लिखा हमने या जो बोला. बोलने के भी तो बहुत सारे तरीके होते हैं. अब बोलने के भी तरीके सीखने पड़ेंगे, बिल्कुल सीखने पड़ेंगे. वो भी तो आपके कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा पार्ट है. वर्बल कम्युनिकेशन, किस तरीके से बोल रहे हो. एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस बताता है कि आप किस तरीके से एक सेंटेंस को बोल रहे हो सकता है आपके बोलने का मतलब सेम हो, पर आप उसको बोल बहुत सारे तरीके से सकते हो. बोल सकते हो मतलब लिख भी सकते हो. तो वो उसको बोलते हैं वॉइस का चेंज होना. ठीक है.